मैं तेज प्रताप आज़ाद, HR कॉलेज अमनौर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट 1 का एक टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो के द्वारा उसका संक्षिप्त वर्णन करूंगा। और इस टॉपिक का शीर्षक है सोशल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, अर्थात गुप्तकालीन समाज का वर्णन करें। इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का काल में गुप्त काल के सामाजिक दशा का वर्णन करें। तो मोटे तौर पर गुप्तकालीन समाज को हम 8 उपशीर्षकों में बांटकर समझ सकते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक विभाजन, दूसरा है स्त्रियों की स्थिति, तीसरा है विवाह या विवाह के प्रकार, चौथा है जनसाधारण के रहन सहन के स्तर, पांचवा है स्वास्थ्य, छठा है भोजन एवं पेय पदार्थ, सातवां है शहरी जीवन और आठवां उपशीर्षक है मनोरंजन के साधन। तो इन्हीं 8 उपशीर्षक के द्वारा आज हम लोग गुप्तकालीन समाज के बारे में जानेंगे। गुप्तकालीन सामाजिक विभाजन में तत्कालीन समय में समाज जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था। वर्ण और जाति 2 अलग अलग चीजें हैं। वर्ण व्यवस्था का उदय सभी तरह के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए किया गया, जिसमें वर्ण का आधार जन्म न होकर कर्म को माना गया। लेकिन कालांतर में ये वर्ण अनेक उपजातियों में बट गया। चतुर्वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को रखा गया। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था, या यूं कहिए कि चूंकि ये सामाजिक विधान ब्राह्मण विशेष वर्ग के लोगों के ही द्वारा रचा गया, अतः उन्होंने अपनी स्थिति सबसे ऊपर रखी। मनुस्मृति की रचना के बाद बिना किसी चुनौती के ब्राह्मणों के जगह को सर्वोच्च कर दिया गया। मनुस्मृति में साफ कहा गया कि न ब्राह्मणों को कभी दास बनाया जा सकता है, न ब्राह्मणों को मृत्युदंड दिया जा सकता है। मुख्य रूप से इनके कार्य थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। चतुर्वर्ण के दूसरे पायदान पे क्षत्रियों का स्थान आता है और इनके जिम्मे था देश की रक्षा करने का भार।
ये अपने बाहुबल, अपने युद्ध कौशलता से अपने राज्यों पर आने वाले कठिनाइयों, आक्रमणों का सामना करते थे। विशेषकर ये या इन्हीं के द्वारा राजपद सुशोभित हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण राजा नहीं हुए या वैश्य राजा नहीं हुए। यहाँ तक कि नंद वंशीय राजा को शूद्र कहा जाता है। हालांकि इस पे विवाद है, लेकिन मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि जिनमें योग्यता थी वो राजपद को प्राप्त कर सकते थे। तीसरे वर्ण के रूप में वैश्यों का स्थान आता है। वैश्य भी चूंकि कोई एक वर्ण ना होकर कई उपजातियों का मिश्रण था। जैसे इसमें तेली, लोहार, रथकार, पशुपालक, कृषक, व्यापारी इत्यादि सभी आते थे। लेकिन आगे चलकर ये सभी लोग अपनी अपनी उपजातियों के प्रति विशेष अनुराग दिखाते हैं। इसी क्रम में सबसे अंतिम पायदान पे, समाज के सबसे अंतिम पायदान पे वर्णों के हिसाब से शूद्रों को रखा गया है और इनका काम उपरोक्त तीनों वर्गों के लोगों की सेवा करना माना गया है। आपात स्थिति में कृषि, व्यापार, पशुपालन कुछ भी कर सकते थे। ये भारत के समाज के मुख्य वर्ण थे। लेकिन इसके अलावे भारत के समाज में निम्न जातियां, आदिवासी और गुलाम, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जैसा कि फाहियान के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि निम्न जातियों में चंडाल जाति सबसे निम्न कोटि की मानी जाती थी। इन्हें गांव शहरों से बाहर रखा जाता था। ज़्यादातर इन्हें शमशान के आसपास रखा जाता था। इनका कार्य था लाशों को ढोना, मरे हुए जानवरों को ढोना, शिकार करना इत्यादि। इन्हें रात के समय गांवों में या नगरों में इनके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। दिन में भी अगर ये लोग गांव या शहर में आते तो राजा के द्वारा दिए गए विशेष चिन्हों को वो लटका कर आते, ताकि आम जन को ये पता चल सके कि वो निम्न जाति का है और लोग उनके रास्ते से दूर हट जाए। क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि उनके छूने मात्र से हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह से आदिवासी विंध्य पर्वतमाला के चारों तरफ मध्य देश में फैले हुए थे। इनका मुख्य काम शिकार करना और पेय पदार्थों को पीना, कंदमूल जंगलों से एकत्रित कर अपना जीवन यापन करना। लेकिन कभी कभार ये चोरी डकैती जैसे कार्यों को भी करते थे, जैसा कि कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम पुस्तक से ज्ञात होता है कि मालविका को जब विदिशा से लाया जा रहा था तो उस समय सबरों ने, आदिवासियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और लूट मचा दी। उसी तरह से समाज के निम्न वर्गों में गुलामों अर्थात दासों का स्थान आता है।
निसंदेह इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि गुलाम की स्थिति उनके मालिकों के मनोभावों पर टिकी हुई थी। जैसा कि कहा गया कि दासी अपने स्वामी के लिए संतान उत्पन्न करके दासत्व से मुक्ति पा सकती है, लेकिन किसी दास के द्वारा किसी उच्च वर्ण की स्त्री के साथ परिणय या परिणय निवेदन महापाप और दंडनीय अपराध समझा जाता था। इसी क्रम में भारतीय समाज में 8 तरह के विवाह प्रचलित थे, जिसमें प्रमुख है देव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। अंतिम तीनों अर्थात गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 3 तरह के विवाहों को निंदनीय माना गया है और इन तीनों विवाह में पुत्री के पिता से इजाज़त लेने का कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। समाज में आर्ष विवाह आम लोगों के बीच लोकप्रिय था। इसी हिसाब से अगले कड़ी में हम स्त्रियों की दशा का वर्णन करेंगे। उच्च सामंतों की स्त्रियां सुखी संपन्न थी, उनके पास अनेक तरह का आभूषण, अच्छे जीवन स्तर का निर्वहन वो कर रही थीं, लेकिन जनसाधारण की स्त्रियां साधारण कपड़ों में अपने पतियों, बेटों या स्वामियों के कार्यों में लगी हुई थी। इस समय स्त्रियों के उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था। इसका मतलब हुआ कि इस समय वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। उसी क्रम में जनसाधारण के रहन सहन का स्तर भी उच्च कुल और सामंत वर्गों के अधिकारी वर्ग के लोगों का स्तर उच्च था, लेकिन आम जनता अपनी साधारण से संसाधन में खुश थी और अपने कार्यों में लगी हुई थी। इसी समय अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बृहत् संहिता में विभिन्न वृक्षों के लकड़ियों से दातुन करने के गुणों के बारे में बताया गया है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के समाज में सफाई पे ध्यान दिया जाता था। ये सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम लोग इत्र या सेंट कहते हैं। उस समय भी अनेक तरह की ऐसी चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे स्त्रियों अपनी जूड़ाओं में मंदार और मालविका नामक पुष्पों का प्रयोग करती थी। पुरुष तांबुल अर्थात पान के द्वारा अपने मुख को सुगंधित करते थे। उसी तरह से भोजन में सभी तरह के शाकाहारी जैसे चावल, गेहूँ, मक्का नहीं, दाल, अनेक तरह के दूध से बने हुए पेय पदार्थ उपलब्ध थे। क्योंकि फाहियान ने लिखा है कि इस काल में लोग ज़्यादातर शाकाहारी थे। हाँ, लेकिन क्षत्रिय लोग और धनी लोग मांस और मदिरा दोनों का प्रयोग करते थे। उसी तरह से शहरी जीवन, चूंकि गुप्त काल के राजाओं ने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हुई, जिसके फलस्वरूप नगरों का निर्माण, व्यापार
वाणिज्य तथा धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राजधानियों की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से शहरीकरण गुप्त काल में बढ़े। लेकिन शहरों की चकचौंधता से हमने गुप्त काल को इतिहास का स्वर्णिम युग मान लिया, लेकिन इसके पीछे रहने वाले निम्न और नीचे के तबके के लोगों की व्यथा को कोई नहीं सुनता। जैसे आज वर्तमान काल में बड़े बड़े बिल्डिंगों के निर्माण करने वाले मजदूरों की बस्ती ठीक बहुमंजिला इमारत के नीचे या आगे पीछे दाएं बाएं होती है और जो दुर्गंधों से पटी पड़ी होती है। इसी तरह से मनोरंजन के साधन के रूप में रथ दौड़, घुड़दौड़, शस्त्र परीक्षा, पासा आदि का खेल समाज में प्रचलित था। इस प्रकार हम 8 उपशीर्षकों में गुप्तकालीन समाज की दशा का अध्ययन किए और इनके द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि ये काल था अनेक जातियों का उदय का काल। उदाहरण स्वरूप इस काल से पहले कायस्थ जाति एक वर्ग के रूप में नहीं थे, बल्कि अनेक उपजातियों के वर्गों का मिला जुला रूप था। लेकिन इस काल में हमें कायस्थ रूप का एक अलग जाति देखने को मिलता है, जो कालांतर में इन्होंने एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी का संबंध कायम किया। इसी तरह से स्त्रियों के बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों का विवाह आमून 9 से 12 साल की उम्र तक कर दिया जाता था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन समाज उच्च वर्णों के लिए, उच्च वर्गों के लिए, अधिकारियों के लिए तो खुशहाल जिंदगी था, लेकिन मेहनत कश निम्न लोगों के लिए ये स्वर्णिम नहीं था। जय हिंद, जय भारत।